नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स के जो तर्कश के अंदर अपने कमान जो है और अपने तीर कमान है उनको कस रहे हैं, अपनी तैयारियां कर रहे हैं। हम लोग पैसिव डिवाइसेस के डिस्कशन के मोड में हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियोस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है उसको डिटेल में डिस्कस किया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन, कहाँ कहाँ यूज़ होती है और कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं। वी टॉक्ड अबाउट एक्टिव डिवाइसेस, पैसिव डिवाइसेस एंड वी वर इन द सीक्वेंस ऑफ डिस्कशन ऑफ पैसिव डिवाइसेस। हम लोगों ने रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स इनको डिस्कस कर लिया और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट पैसिव डिवाइस रह गया था हमारा डिस्कस होना, एंड दैट इज ट्रांसफॉर्मर। सो लेट अस डिस्कस ट्रांसफॉर्मर नाउ। ट्रांसफॉर्मर एज द नेम इंडिकेट्स, ट्रांसफॉर्म करना, किसी चीज़ को चेंज करना, किसी के अंदर कुछ चेंजेस क्रिएट करने की कोशिश करना। सो जो ट्रांसफॉर्मर है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ डिजाइन टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑफ द सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट और फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। सो किस तरीके से एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है और ज़रूरत क्या है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के घर में सपोज़ एक फ्रिज है और सपोज़ उसको चलने के लिए कोई भी, नॉट ओनली फ्रिज, कोई टीवी, कोई भी डिवाइस है, सपोज़ उसको चलने के लिए सप्लाई की जो रिक्वायरमेंट है वो 50 वोल्ट उसको चाहिए, लेकिन पीछे से तो 220 वोल्ट्स आ रही है। अब उस 220 वोल्ट को 50 वोल्ट में कन्वर्ट करने वाला भी तो कुछ चाहिए, या अब एक बार कन्वर्ट कर दिया 50 वोल्ट, हो सकता है उस सर्किट के अंदर कोई ऐसा पार्ट हो जो 10 वोल्ट पे काम कर रहा हो सकता है कुछ ऐसा पार्ट हो जो 20 पे काम कर रहा हो, जो 80 पे काम कर रहा हो। सो ये जो इंटर कन्वर्जन्स हैं वो हमें चाहिए कि हमें उस 220 को कभी 50 में कन्वर्ट करना है, कभी 60 में करना है, कभी 70 में करना है, कभी 50 को 80 में करना है, कभी 50 को 10 में करना है। सो वी नीड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। तो ये काम कौन करता है? ट्रांसफॉर्मर महाशय करते हैं। So transformer is basically a device which converts high voltage at low currents into low voltage at high currents and vice versa. It can convert low voltage at high current to high voltage at low current and it can convert high voltage at low current to low voltage at high current. Reverse होता है कि अगर ये high voltage को low voltage में convert करता है तो जो करंट है यहाँ पर लो रहता है और यहाँ पर क्या रहता है? हाई रहता है। और अगर रिवर्स करता है लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज तो करंट हाई टू लो हो जाता है। अब ये ऐसा, ये लो हाई का चक्कर समझ नहीं आया। देखिए, अगर ट्रांसफॉर्मर के अंदर वोल्टेज हाई से लो जाना है तो करंट लो से हाई जाएगा। अगर वोल्टेज जो है लो से हाई से लो अगर वोल्टेज है तो करंट लो से हाई, और वोल्टेज अगर लो टू हाई है तो करंट हाई टू लो हो जाएगा, रिवर्स जाता है, क्योंकि पावर रिमेन्स कांस्टेंट। और पावर V आपको पता है P इज इक्वल टू V इंटू आई होती है। अगर आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट को डिक्रीज होना पड़ेगा, अगर आप करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो वोल्टेज को डिक्रीज होना पड़ेगा। सो बिकॉज ये पैसिव डिवाइसेज हैं, ये अपने आप पावर के साथ, एनर्जी के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ये एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरे को डिक्रीज करेंगे। अगर ट्रांसफॉर्मर जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन, दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है, जैसे मैंने अभी बोला था कि 50 वोल्ट वाली को 80 वोल्ट बनाना है, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। अगर वो वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है तो वो एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीमेंट इन करंट होगा, तो वहाँ पर करंट डिक्रीज हो जाएगा। और अगर कोई ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को डिक्रीज करता है, 220 से 50 आ रहा है, तो उसके अंदर करंट इंक्रीज हो जाएगा। सो इसलिए हम लिखते हैं कि इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज एट लो करंट टू लो voltage at high current and it converts low voltage at high current to high voltage at लो करंट। तो ऐसा रहता है, वोल्टेज हाई के साथ लो करंट, वोल्टेज लो के साथ हाई करंट चिपके रहते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर। सो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं बोलती जाऊँगी, आप लिखते जाइए, आपके नोट्स बन जाएंगे। और ये जो टॉपिक रहता है ये +2 के स्टूडेंट्स, BSc के स्टूडेंट्स, MSc के स्टूडेंट्स, BTech के स्टूडेंट्स, सबके काम का टॉपिक है। सो ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज एट लो करंट टू लो वोल्टेज एट हाई करंट एंड वाइस वर्सा, या एट लो वोल्टेज एट हाई करंट टू हाई वोल्टेज एट लो करंट आप लिख सकते हैं।
सो प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूँ, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे अंकल की बात मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी डिटेल में करी थी कि उन्होंने वहाँ पर काम करते करते लैब में मोटर डिज़ाइन कर दी, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है दैट वाज गिवन बाय फैराडे, और उसी के बेस पे ट्रांसफॉर्मर काम करता है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक थ्रू अ कॉइल चेंजेस देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। तो उसी सर्किट, उसी स्ट्रैटेजी पर काम करता है। और फैराडे के एक्सपेरिमेंट का अनदर वर्जन ये है, फैराडे ने वही 2 कॉइल्स ली थी और जिस कॉइल के अंदर हम चेंजेस करते हैं उसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, और जिसमें अपने आप चेंजेस आ जाते हैं, जिसमें इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर में वही रहता है। अगर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करूं, इंट्रोडक्शन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन के अंदर देयर इज अ सॉफ्ट आयरन और स्टील कोर रहता है और उसके ऊपर कॉपर की वाइंडिंग्स करी जाती हैं, और हम लोग कहें कि कुछ इस तरीके से हम रेक्टेंगुलर शेप का एक जो है वो ले लेते हैं, ब्लॉक ले लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पर लैमिनेशन करी होती है, क्यों लैमिनेशन करते हैं, एडी करंट्स की बात जो है, इंड्यूस्ड करंट, एडी करंट सेटअप होते हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था कि किसी मेटल के अंदर जब फ्लक्स चेंज होने की कोशिश करती है तो उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट सेटअप हो जाता है, और वो कंडक्टर के अंदर। और अगर कंडक्टर एक ब्रॉड कंडक्टर है लाइक दिस, इफ ये एक कंडक्टिंग शीट हो तो इसके अंदर ऐसे रोलिंग मोशन में सर्कुलर शेप में एडी करंट सेटअप हो जाते हैं। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने ज़्यादा एडी करंट्स होंगे। सो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एक इस तरीके से रेक्टेंगुलर जो कॉयल हमने ली है उसको हम कट कर देते हैं, पूरा इतना बड़ा चौड़ा ब्लॉक लेके उसको कट कर करके लैमिनेशन के पीसेस जो हैं वो साथ में लगा लगा के हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्लॉक को पूरा कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप की ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास जनरेट हो जाती है, और यहाँ से प्राइमरी, सेकेंडरी और जो कॉइल्स हैं उनकी वाइंडिंग कर दी जाती है। तो ये वाली पहले वाली जो है, सपोज दिस इज प्राइमरी कॉयल, जिसको हम अपनी उस वोल्टेज के साथ कनेक्ट करेंगे जो इसको इनपुट में मिल रही है, और जो हमारे डिवाइस को इनपुट में चाहिए वो हमारे ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट होगी। तो ये सपोज लाइक दिस। सो ये क्या रहती है, सेकेंडरी कॉयल इस साइड रहती है लाइक दिस। तो ये जो वायरिंग है ये कॉपर की होती है, सॉफ्ट आयरन या स्टील का कोर रहता है। इतनी सिंपल सी स्ट्रक्चर है, बस लैमिनेशन हमने करी होती है टू अवॉइड एडी करंट्स। एडी करंट्स को मिनिमाइज करने के लिए वी यूज़ लैमिनेशन। कभी कभार ऑयल भी यूज़ कर लिया जाता है जस्ट टू मिनिमाइज ह्यूमिंग लॉसेज। हम बात करेंगे लॉसेज की भी आगे। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द वर्किंग, तो क्या रहता है कि मान लीजिए मेरा डिवाइस जो है वो 50 वोल्ट पे काम करता है, तो मेरे पास एक डिवाइस है दैट वर्क्स ऑन 50 वोल्ट। तो मेरे को इसमें इनपुट में 50 चाहिए, पर पीछे से पावर हाउस ने तो मुझे 220 वोल्ट दिए डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। तो मेरे को अपने डिवाइस के आगे एक ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा जिसकी आउटपुट 50 वोल्ट रहेगी और जिसकी इनपुट 220 वोल्ट्स रहेगी। हमारे पास फॉर्मूले हैं, उनके अंदर हम इन वैल्यूज़ को पुट करवा के कि इतनी भैया ट्रांसफॉर्मर की इनपुट होनी चाहिए, इतनी आउटपुट होनी चाहिए, तो हम फॉर्मूले में पुट करवा के नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट कर लेंगे, प्राइमरी में कितनी होनी चाहिए, सेकेंडरी में कितनी होनी चाहिए। रेस्ट ऑफ द थिंग्स ट्रांसफॉर्मर के लिए कॉपर वाइंडिंग मैंने ऑलरेडी बोला, स्टील आयरन कोर हमने बोला कि हम ले लेते हैं। तो ये रहता है कि इनपुट आती है यहाँ से इनपुट सिग्नल आया, प्राइमरी के अंदर फ्लक्स चेंज होने लगेगी बिकॉज दिट इज एसी। तो जैसे ये चेंज होगी तो सेकेंडरी में ईएमएफ जनरेट होने लगेगी, और वो ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इट इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, एंड दिस फाई इज एन बी डॉट ए, इसके इक्वल होती है। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, बी इज मैग्नेटिक इंडक्शन एंड ए इज एरिया। तो हम इन वैल्यूज़ को पुट करवा कर यहाँ पर इसको फाइंड आउट जो है वो कर लेते हैं कि कितनी ईएमएफ यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। अगर हमें पहले से पता है तो हम यहाँ 50 पुट करवा देंगे। बी ए कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है मुझे पता है, और कितना एरिया है मुझे पता है, मैं नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट कर लूँगी यहाँ से कि कितनी आ जाएंगी। सो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है। उधर ईएमएफ आ जाती है, वो ईएमएफ मुझे पता है 50 वोल्ट होगी क्योंकि मैंने अपने फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट कर लिया है, और वो 50 वोल्ट में अपने डिवाइस को फीड कर दूंगी। सो इन दिस वे ट्रांसफॉर्मर्स वर्क करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रांसफॉर्मर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर रहता है, टाइप्स जो हैं वो 2 रहती हैं इनकी। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच वोल्टेज दे आर
प्रोड्यूसिंग, एंड एक रहता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द वोल्टेज एंड डिक्रीजेज द करंट। तो आप कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो वोल्टेज एट हाई करंट टू हाई वोल्टेज एट लो करंट, क्योंकि ये लो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं ना, सो लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज कन्वर्जन करता है। अगर वोल्टेज लो है तो करंट क्या हो जाएगा, हाई। अगर वोल्टेज हाई है तो इधर करंट क्या हो जाएगा, लो। तो यहाँ पर करंट को लो किया जाता है, जिस वजह से वोल्टेज हाई हो जाती है। सो वोल्टेज हाई की जाती है एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीमेंट इन करंट। तो यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में रिवर्स हो जाता है। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज एट लो करंट टू लो वोल्टेज एट हाई करंट। अब होता क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतनी ज़्यादा ही ईएमएफ होगी। सो अगर मुझे वोल्टेज को हाई करना है तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूंगी। इधर वाली नंबर ऑफ टर्न्स को हम सपोज एनपी कह देते हैं प्राइमरी, इधर हम नंबर ऑफ टर्न्स को सपोज एनएस बोल देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। सो स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी विल बी लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, क्योंकि बढ़ानी है वोल्टेज, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगी तो वोल्टेज बढ़ जाएगी। सो इस वजह से ईएमएफ प्राइमरी की ईएमएफ सेकेंडरी से क्या रहेगी, यहाँ पर कम रहेगी। और स्टेप डाउन में रिवर्स हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ज़्यादा होती हैं, सेकेंडरी में कम हो जाती हैं। इस वजह से वोल्टेज भी या ईएमएफ भी सेकेंडरी के अक्रॉस कम हो जाती है। हाँ, अल्टीमेटली जो पावर रहती है वो हमें पता है क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। सो मैं यहाँ बात कर देती हूँ पावर की। सो पावर P इनपुट मस्ट बी P आउटपुट। इनपुट कहाँ पर है, प्राइमरी के अक्रॉस, आउटपुट कहाँ पर है, सेकेंडरी के अक्रॉस। V इंटू आई होती है, सो EP IP और ES IS, क्योंकि वोल्टेज को हम यहाँ पर E से डिनोट कर रहे हैं। सो यहाँ से देखिए, अगर मैं रेशो लेना चाहूँ, सो EP अपॉन ES इट विल बी इक्वल टू IS अपॉन IP। तो साफ मुझे दिख रहा है करंट एंड वोल्टेज आर रेसिप्रोकल, कि अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज कम होगी, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम होगा। अब क्योंकि EMF जो रहती है या E, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसी को मैं लिख सकती हूँ, इट इज़ NP बाय NS2। तो ये जो हमारे पास टर्म आई, इस इक्वेशन को यूज़ करके हम अपना ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर सकते हैं। दिस एक्सप्लेन्स कि जो अगर वोल्टेज लो है तो करंट हाई होता है, हाई है तो लो होता है। एक टर्म यहाँ पर रहती है ट्रांसफार्मर रेशो। जो ट्रांसफार्मर रेशो होता है दैट इज NS अपॉन NP, हम इसको K से डिनोट करते हैं। सो इट इज़ ES अपॉन EP ऑल्सो, इट इज़ IP अपॉन IS ऑल्सो। लेकिन बेसिकली हम इसको यही डिफाइन करते हैं, ट्रांसफार्मर रेशो इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर this is greater than 1 and for step down transformer it is less than 1, क्योंकि step up में सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होती हैं और प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स कम होती हैं। तो इस वजह से ट्रांसफार्मर रेशो देख के मुझे समझ आ जाता है कि मेरा आपका हम सबका ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप अप है, स्टेप डाउन है, क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, ये हमें समझ आ जाता है। नाउ इन एडिशन टू स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन द वोल्टेजेस एंड करंट्स, व्हाट things or what actions are performed by transformer. Transformer can make the impedance of a load which is connected to its secondary appear to have a different value if it is looked at through primary coil. and कहने का क्या मतलब है कि impedances को बैलेंस करने में जो है वो हमारी हेल्प करता है, impedance matching में यूज़ किया जाता है। It is if such impedance is measured from primary winding it will appear changed by an amount that depends on the construction of the transformer. So it is used in matching of impedances in the amplifiers or in rectifiers or in filters. It can also provide electrical isolation between the two parts of electrical circuit. तो मतलब मैंने 2-4 लाइंस में कह दूं कि क्या क्या कर सकते हैं। हम टॉपिक के एंड में बड़ी डिटेल में बात करेंगे कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। सो इम्पिडेंस मैचिंग वगैरह में, इम्पिडेंस मैचिंग बेसिकली क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए ये मेरा डिवाइस है,
मैं इसको जब सर्किट में लगाऊंगी मैं यहाँ से वायर्स दूंगी, तो मैं सीधा वायर्स नहीं लगा सकती यहाँ पर, क्योंकि जो जॉइंट होता है, कनेक्शन होता है, वहाँ पर देयर आर लॉसेस। तो हमें वहाँ पर एक कपलर लगाना होता है, एक ऐसा मीडियम लगाना होता है जो इस मीडियम से इस मीडियम तक अगर करंट को फ्लो करवाता है तो लॉसेस मिनिमम हो। तो उस मीडियम को हम मैचिंग इम्पिडेंस मैचिंग वाला मीडियम बोलते हैं या कपलर बोलते हैं। तो वो काम भी ट्रांसफार्मर है जो वो हमें करके दे देता है, क्योंकि हमें लॉसेस को, मैं फिर कह रही हूँ कि मिनिमाइज करना होता है। दैट इज़ वाई इम्पिडेंस मैचिंग की ज़रूरत बहुत रहती है। आप लोगों ने देखा होगा सर्किट्स में जब वायर्स लगाई जाती हैं ब्रेडबोर्ड्स में कहीं पर, तो सिल्वर पेस्ट यूज़ किया जाता है, सोल्डरिंग आयरन के साथ लगाया जाता है, ओमिक कंटैक्ट वर्ड लिखा होता है आपकी बुक्स में। सो बेसिकली इम्पिडेंस मैचिंग की ही टर्म रहती है। सो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस, ट्रांसफार्मर्स की जो बेसिकली होती हैं वो 4 टाइप्स होती हैं: ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स, पावर ट्रांसफार्मर्स, एंड 5 टाइप्स होती हैं, सॉरी, पावर ट्रांसफार्मर्स, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स एंड ऑटो ट्रांसफार्मर्स। तो इन टाइप्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। लेट अस डिस्कस ट्रांसफार्मर ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशंस। रेडियो फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं उनको मैं कहूँ कि प्रोपेगेट करवाने में, ट्रांसफ़र करवाने में इसको यूज़ करते हैं। सो एप्लीकेशन बेस्ड जो इनकी क्लासिफिकेशन है, आइसोलेशन मतलब सर्किट्स को सैग्रीगेट करना है। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ सर्किट्स को आपस में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं देना होता, कई बार उनको मैग्नेटिक कनेक्शन नहीं देना होता। तो ट्रांसफार्मर्स उस तरीके से होते हैं। ट्रांसफार्मर्स के अंदर खुद में भी इनपुट और आउटपुट जो है वो सेग्रीगेटेड रहते हैं। देयर इज़ नो मैग्नेटिक कनेक्शन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। सो इन्हीं चीज़ों के बेस पे अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर्स डिज़ाइन किए जाते हैं। सो ये स्टेप अप स्टेप डाउन इनपुट आउटपुट बेस था कि हमें आउटपुट कैसी चाहिए, हमें पीछे वाली से ज़्यादा चाहिए तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और अगर हमें कम चाहिए वोल्टेज तो हमें चाहिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर रहता है। सो नेम से ही क्लियर है, जो ऐसा ट्रांसफार्मर विच इज़ यूज्ड इन सर्किट्स विच आर एम्प्लॉयड इन ऑडियो फ्रीक्वेंसीज, विच डील विद ऑडियो फ्रीक्वेंसीज। और हमें पता है जो ऑडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं दोज रेंजेस फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। हम लोग 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 यानी कि 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं, और उन्हीं को हम ऑडियो फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। तो ऐसे सिग्नल्स की कपलिंग के लिए जिन ट्रांसफार्मर्स को यूज़ किया जाता है उनको बोलते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स। और फिर होते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स। रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स, नेम से ही क्लियर है, द ट्रांसफार्मर्स विच आर एम्प्लॉयड इन सर्किट्स विच डील विद कपलिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स। सो रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो रेडियो वेव्स की रेंज में चली जाती हैं, तो उनको कपल करने के लिए जिस ट्रांसफार्मर को यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स। एंड यूजली दीज आर शील्डेड टू रिड्यूस अनडिजायरेबल कपलिंग एंड फीडबैक इफेक्ट्स। शील्डिंग करनी पड़ती है बिकॉज दे डील विद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस, तो इनकी शील्डिंग करनी पड़ती है। और फिर होते हैं पावर ट्रांसफार्मर्स जो कि ज़्यादातर कम्युनिकेशन पर्पसेस में यूज़ होते हैं। पावर ट्रांसफार्मर्स, अब पावर ट्रांसफार्मर्स क्या रहते हैं कि इनको हम यूज़ करते हैं कि इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स विच ड्रॉ अ पावर एट 50 हर्ट्ज। जो 50 हर्ट्ज की नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है वहाँ पर जो पावर ड्रॉ करने वाले सर्किट्स हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इनको पावर ट्रांसफार्मर्स को। एंड देन आई मस्ट टॉक अबाउट
आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर्स। ये आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर का काम कोई स्टेप अप या स्टेप डाउन करना नहीं होता है। सो दीज आर जस्ट टू मेक एन इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द सर्किट्स। कि मान लीजिए ये एक सर्किट है, ये भी 50 वोल्ट पे चलता है, ये एक सर्किट है, ये भी 50 वोल्ट पे चलता है, लेकिन मुझे दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, तो मैं उनके बीच में ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट कर देती हूँ, जिसकी इनपुट भी 50 वोल्ट हो, जिसकी आउटपुट भी 50 वोल्ट हो। यानी कि ऐसे ट्रांसफॉर्मर का जो ट्रांसफॉर्मर रेशो रहता है वो 1:1 रहता है, या मैं कहूँ कि 1 ही रहता है। इसकी वैल्यू जो रहती है ट्रांसफॉर्मर की वो क्या रहती है, 1 रहती है। NP/NS, NS/NP की वैल्यू जो रहती है वो क्या हो जाती है, 1। सो 1:1 इसका ट्रांसफॉर्मर रेशो की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि इसको कोई इनपुट या आउटपुट के साथ छेड़खानी नहीं करनी होती है, दो चीज़ों को सेपरेट करना होता है, मीडिएटर बनना होता है, इट हैज़ टू बी न्यूट्रल विद ऑल। सो उसके बाद आ जाते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स। ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस आप चाहें तो कितनी भी नामकरण जो है इनका वो कर सकते हैं। सो ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल ट्रांसफॉर्मर। इन कन्वेंशनल ट्रांसफॉर्मर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, सॉरी मैंने पीछे बोला मैग्नेटिकली जो होती हैं आइसोलेटेड होती हैं, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती है। मैग्नेटिक कपलिंग तो होती है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, तो उस वजह से दूसरी में EMF आ रही है। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के अंदर कोई डायरेक्ट EMF लिंक नहीं है कि वोल्टेज यहाँ से यहाँ आ गई है। सो जो कन्वेंशनल ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनके अंदर इनपुट और आउटपुट इलेक्ट्रिकली आइसोलेशन में रहती है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होती है। लेकिन जो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर हैं इनके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के अंदर हमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी देना होता है। तो दे आर प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल आर ज्वाइंड बाय सिंगल कॉमन वाइंडिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो हमें ज़रूरत होती है जहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी बना रहे, कुछ एक इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती रहे, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स को। जैसे आप लोग बोलते हैं कि एसीज़ में आजकल हाइब्रिड एसीज़ वगैरह जो आने शुरू हो गए हैं, जो अपने आप जो है चेंजेस करने शुरू कर दें। तो जब हम बाहर से कोई सिग्नल नहीं देंगे, उनको अपने आप ही सेंस करके चेंजेस करने हैं, तो देयर मस्ट बी अ लिंक बिटवीन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। इलेक्ट्रिकल लिंक होना चाहिए कि भैया कुछ EMF आती रहे जो कि उनको ऐसे सिग्नल्स प्रोवाइड करती रहे। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स को हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स बोलते हैं, जो ऑटोमेटिक कंट्रोल्स में यूज़ किया जाता है। इसी वजह से यहाँ पर वर्ड ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी है। और एक टाइप और मिस हो गई थी मेरे से मैंने कहा था कितनी भी टाइप्स बनाते रहिए, एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स भी रहते हैं। सो कोई ऐसे 1 2 3 4 कोई फिक्स्ड इनकी टाइप्स नहीं है, एप्लीकेशंस के बेस्ड पे अलग अलग बुक्स आपको अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स दिखाएंगी। कहीं आपने इन नेम्स को सुना और आपको पढ़ें, आपको पता ना हो कि क्या कर रहा है, क्या करता है ये। सो उसकी वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड फॉर AC, मैं कहूँ कि जो होती हैं मेजरमेंट्स होती हैं AC करंट की, ऑल्टरनेटिंग करंट की जो मेजरमेंट्स होती हैं, वहाँ पर ज़्यादातर हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स को यूज़ करते हैं। एंड जैसे करंट है, वोल्टेज है, पावर है, एनर्जी है, इनकी मेजरमेंट्स करनी है, बट AC सर्किट्स में करनी है इन कंजंक्शन विद द रेलेवेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स को यूज़ किया जाता है। जो मेजरमेंट्स की बात आती है, इंस्ट्रूमेंट्स की V मेजर करनी है, वोल्टेज मेजर करनी है, किसी इंस्ट्रूमेंट का करंट मेजर करना है, किसी इंस्ट्रूमेंट की पावर मेजर करनी है, एनर्जी मेजर करनी है कैलिब्रेशन पर्पसेस में, तो वहाँ पर हम इन ट्रांसफॉर्मर्स को यूज़ कर लेते हैं। और ये भी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, करंट ट्रांसफॉर्मर्स एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स। करंट ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज में लगेंगे बिकॉज दीज आर यूज्ड व्हेन करंट ऑफ AC सर्किट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ सेफ करंट। एंड जो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स है दोज आर यूज्ड इन पैरेलल व्हेन वोल्टेज ऑफ द सर्किट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ सेफ वोल्टेज। और इनको हम DC मेजरमेंट्स में भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पर्पसेस इनका क्या रहता है, बेसिकली मेजरमेंट का रहता है कि जो कोई और इंस्ट्रूमेंट है वो जो मर्जी काम कर रहा है, चाहे वो एम्पलीफायर है, रेक्टिफायर है, फिल्टर है, वो अपना काम कर रहा है, उसकी जो मेजरमेंट करनी है भी भैया, उसकी कितनी वोल्टेज है, कितना करंट है, कितनी पावर है, वहाँ हम इन ट्रांसफॉर्मर्स को यूज़ करते हैं। वो उनको क्या बोलते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स।
तो ये जो मैं कहूँ कि कहानी थी ट्रांसफॉर्मर्स की, क्या होते हैं, क्या इंट्रोडक्शन है, प्रिंसिपल है, किस तरीके से काम करते हैं। सो दिस इज़ इंट्रोडक्टरी आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जितना हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रिसिटी में आप चाहें तो कितने भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, वर्किंग थ्योरी के पार्ट को आप बहुत डिटेल में लेके जा सकते हैं। वहाँ पर EMF की वैल्यू, जो टाइम वेरिएबल वैल्यू, उसको पुट करा के, डेरिवेटिव करा के, यू कैन डू दैट। सो अब मुझे एक बात और यहाँ पर करनी पड़ेगी, लॉसेज जो रहते हैं ट्रांसफार्मर में, कौन कौन से लॉसेज होते हैं, किस किस तरीके के। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि ट्रांसफार्मर, व्हेनेवर ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड इन एनी सर्किट, देयर आर लॉट ऑफ लॉसेज विच वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन व्हाइल डिजाइनिंग अ ट्रांसफार्मर, बिकॉज ट्रांसफार्मर पावर को कांस्टेंट रखता है, आइडियल ट्रांसफार्मर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि लॉसेज ना हो, ये खुद कोई कंजम्पशन ना करे, बट स्टिल कुछ अनअवॉइडेबल लॉसेज रहते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। सो लॉसेज जो रहते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, +2 के स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में लॉस मैकेनिज्म्स के नेम से, और बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है। सो फर्स्ट इज कॉपर लॉसेज। वैसे तो नेम के अंदर ही आ जाता है कि कौन से लॉस में क्या हो रहा है। सो कॉपर लॉसेज, क्योंकि मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी जो कॉइल्स हैं उनके ऊपर की जो वाइंडिंग करी हुई है वो कॉपर वाइंडिंग है, कॉपर वायर है। उस कॉपर वायर में जब करंट फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वहाँ पर हीट जनरेट हो जाएगी, तो हीट जनरेट होगी, दैट इज लॉस। सो उसी को हम कॉपर लॉस बोलते हैं। सो कॉपर लॉस इज बेसिकली हीट जनरेटेड इन कॉपर कॉइल्स ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन दोज कॉइल्स, इन दोज वाइंडिंग्स। सो इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाय A। R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ा दीजिए कॉपर कॉइल का, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी तो रेजिस्टेंस उसका कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ऑपोजिशन कम होगी, हीट कम जनरेट होगी। सो इस वजह से हम लोग थोड़ी थिक कॉपर वायर्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। अगर मैं सेकंड बात करूँ तो एडी करंट लॉसेज होते हैं, एडी करंट लॉसेज जो हैं वो रहते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। एडी करंट लॉसेज नेम से ही क्लियर है कि एडी करंट्स की वजह से आते हैं। मैंने कंस्ट्रक्शन में भी बात करी थी कि जो हमने सॉफ्ट आयरन कोर या स्टील कोर यूज़ करी, उसको कट कर करके जो लैमिनेशन करी थी, दैट वाज टू अवॉइड एडी करंट्स। लेकिन फिर भी एडी करंट्स वहाँ पर भी रहेंगे। सो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड करंट आएंगे टू अपोज द चेंज विच कॉजिंग इट, तो उनको ही हम एडी करंट्स बोलते हैं। और एडी करंट्स जनरेट हीट। तो जो सॉफ्ट आयरन कोर है वहाँ पर, इनको आयरन लॉसेज भी कह देती हैं कुछ बुक्स, तो उसके अंदर एडी करंट सेटअप हो जाते हैं और वो हीट जनरेट करते हैं और वो लॉसेस कॉज करते हैं। एंड टू मिनिमाइज एडी करंट्स वी विल हैव टू यूज़ लैमिनेटेड कोर्स। हमें लैमिनेशंस करनी पड़ती हैं, हमें बीच में मैं कहूँ कि पॉलीमर शीट्स, प्लास्टिक शीट्स देनी पड़ती हैं, फिर उसको कोर को यूज़ करना पड़ता है जस्ट टू अवॉइड एडी करंट्स। मिनिमाइज, क्योंकि अवॉइड नहीं किया जा सकता, ज़ीरो नहीं किया जा सकता, एडी करंट्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स हिस्टैरिसीस लॉस। अगेन नेम से ही क्लियर है, हिस्टैरिसीस आपको पता है हिस्टीरिया वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। लैगिंग बिहाइंड, बी और एच, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे के साथ साथ नहीं चलते, इंडक्शन पीछे चलती है, फील्ड आगे 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 भागती है। कभी डिटेल में करेंगे जब मैग्नेटिज्म की बात हमने करी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बार बार कभी प्राइमरी में करंट ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है। सो देयर आर लॉट ऑफ साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, दीज कॉज अ ग्रेटर लॉस। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, और इसी को हम हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। सो हिस्टैरिसीस लॉसेज आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ रिपीटेड साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग करंट्स इन द वाइंडिंग्स ऑफ ट्रांसफार्मर। So, to avoid these hysteresis losses, we must use a material which is having very narrow hysteresis loop. इसी वजह से हम सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सॉफ्ट आयरन का जो hysteresis loop रहता है वो बहुत थिन होता है, इस तरीके से इसका एरिया बहुत कम होता है। ऑन दिस साइड देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग, और यहाँ पर इंडक्शन रहता है बी। तो ये एरिया बहुत कम होना चाहिए ताकि हिस्टैरिसीस लॉसेस कम हो सके, हीट नहीं आनी चाहिए बस। एंड आफ्टर दैट वी मस्ट टॉक अबाउट फ्लक्स लीकेज या फ्लक्स लॉसेस भी कह देते हैं।
फ्लक्स लॉसेस प्राइमरी कॉयल है आपके पास, सेकेंडरी कॉयल है आपके पास, तो इनके अंदर यहाँ से यहाँ जब फ्लक्स जाएगी उसमें लॉसेस होंगे ही होंगे। सो उसकी वजह से रहता है। सो फ्लक्स लीक फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉयल्स हमेशा ही होता है, क्योंकि जो कपलिंग कॉफिशिएंट रहता है K इज इक्वल टू m/√L1/L2, ये कभी भी 1 नहीं होता है। और अगर ये 1 हो जाए तो देयर इज परफेक्ट कपलिंग बिटवीन द टू कॉयल्स। म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। सो ये 1 होना चाहिए, जो कभी भी नहीं होता। अगर इसकी वैल्यू K की 1 के आसपास रहती है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 रहती है, 0.9 0.8 तो हम बोलते हैं टाइट कपलिंग है, और 0.2 0.3 यानी कि लेस देन 0.5 हो तो हम बोलते हैं लूज कपलिंग है। लेकिन परफेक्ट कपलिंग कभी भी नहीं होती है। इस वजह से देयर आर ऑलवेज फ्लक्स लॉसेस फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। अब उनको भैया कैसे मिनिमाइज करेंगे? सो टू मिनिमाइज फ्लक्स लॉसेस हमें क्या करना होता है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स होती है, वी वाउंड देम वन ओवर अदर, एक दूसरे के ऊपर ही उनकी वाइंडिंग कर देते हैं कि ये प्राइमरी है, इसी तरीके से ऊपर हमने सेकेंडरी वाइंड कर दी, ताकि म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम हो जाए और जो फ्लक्स लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। और उसके बाद आते हैं ह्यूमिंग लॉसेस, फिफ्थ एनर्जी मैकेनिज्म। ह्यूमिंग लॉसेस, ह्यूमिंग बर्ड से आप इसका नेम आया, आपको पता है बर्ड बड़ी प्यारी भीनी भीनी सी आवाज़ करता है, सो आवाज़ के साथ इसका लिंक है। सो नेक्स्ट जो रहते हैं वो हैं ह्यूमिंग लॉसेस। आवाज़ कई बार ट्रांसफार्मर से आने लगती है। आप बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स आपकी सड़कों या गलियों के कॉर्नर्स पे लगे हुए आपने देखे होंगे, वहाँ पास से इफ़ यू पास नियर बाय टू दैट ट्रांसफार्मर तो आपको वहाँ से कुछ साउंड टक 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 ऐसे जो साउंड है वो आपको सुनाई देगी। सो उसी को ह्यूमिंग लॉसेस बोला जाता है। अब ये होता क्यों है? बिकॉज व्हेन ट्रांसफार्मर वर्क्स इट्स कोर जो होता है लेंथन्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, लेंथन्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि सोलेनॉइड की कोर में जब करंट फ्लो करता है तो उसकी लेंथ थोड़ी शॉर्टन हो जाती है, क्योंकि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो एक कॉइल सोलेनॉइड की एक कॉइल सोलेनॉइड की पैरेलल करंट जब फ्लो करेगा तो दे कम क्लोज टू ईच अदर बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्शन, तो लेंथ थोड़ी कम हो जाती है। फिर जब करंट कम होता है तो लेंथ बढ़ जाती है, करंट ज़्यादा लेंथ कम, करंट का कम होता है लेंथ बढ़ जाती है। सो अगेन बार बार लेंथ का इंक्रीज डिक्रीज होना। और है क्या? सोलेनॉइड है, स्प्रिंग टाइप की स्ट्रक्चर है, अब वो बार बार इंक्रीज डिक्रीज होगी तो इलास्टिक फटीग बेचारे में आएगा ही। सो उसकी वजह से क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रांसफार्मर आवाज़ करने लगता है। सो आपको पेपर में क्या लिखना होता है? एज ट्रांसफार्मर वर्क्स इट्स कोर जो होती है कोर लेंथ होती है, या मैं कहूँ कि द वाइंडिंग वायर जो होती है बेसिकली उसी की बात हमें करनी चाहिए। सो लेंथ ऑफ दैट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यूरिंग द साइकिल्स ऑफ alternate voltage and alternate current. We call this phenomena magnetorestriction. इसको हम मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोलते हैं इस फिनोमिना को, और इसकी वजह से ट्रांसफार्मर आवाज़ करने लगता है। सो दिस गिव्स अ साउंड लाइक ह्यूमिंग बर्ड, दैट इज़ व्हाई वी कॉल दैम ह्यूमिंग लॉसेस। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है? ऑयल यूज़ किया जाता है कि वो थोड़ा उस हीट को, उस साउंड को कैप्चर कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत सारी कवरिंग करी होती है, शील्डिंग करी होती है, तो कुछ कुछ साउंड एब्जॉर्ब होने लग जाती है। और अगर मैं दिस वॉज ऑल अबाउट लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर। अगर मैं बात करूं इसकी एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला रहता है ईटा हमेशा वही रहता है, आउटपुट पावर सेकेंडरी के अक्रॉस, इनपुट पावर प्राइमरी के अक्रॉस इनटू 100। सो ES IS EP IP इंटू 100। सो इस फॉर्मूले से हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। If I talk about the uses of transformer, कि ट्रांसफार्मर का यूज़ जो है वो कहाँ कहाँ होता है, अब हम बात करेंगे डिटेल में। वहाँ तो थोड़ा टच किया था। सबसे पहले जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे घरों के अंदर डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए जहाँ पर सप्लाई कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, सो ऐसे कौन से डिवाइसेस हैं आपको उनकी बात करनी होती है। देयर आर रेडियो रिसीवर्स, टेलीफोन्स, लाउड स्पीकर्स, यूज़ एम्पलीफायर, आप लोग नोट ही कर लीजिए। सो यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर्स में, ट्रांसफार्मर्स कैन बी यूज्ड इन रेडियो रिसीवर्स, telephones, televisions and loudspeakers,
एंड उसके बाद आप कह सकते हैं कि दीज आर यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर्स एंड दोज वोल्टेज रेगुलेटर्स मे बी फॉर टेलीविजन, मे बी फॉर रेफ्रिजरेटर, मे बी फॉर एयर कंडीशनर्स एंड मे बी फॉर कंप्यूटर्स एट्सेट्रा. एंड टू स्टेबलाइज पावर, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स में भी ट्रांसफॉर्मर्स का यूज़ किया जाता है. रेक्टिफायर सर्किट्स, फिल्टर सर्किट्स ऑल यूज ट्रांसफॉर्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड फॉर गेटिंग लार्ज करंट्स फॉर इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग करनी होती है तो वहाँ पर बहुत हाई करंट चाहिए. हाई करंट चाहिए, उसको कैसे, करंट को कैसे बढ़ाएंगे, अब हम वोल्टेज को लो करके, तो ट्रांसफॉर्मर लगा दीजिए, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा दीजिए जो वोल्टेज को लो करेगा. वोल्टेज लो होगी तो करंट अपने आप हाई हो जाएगा जो वेल्डिंग में रिक्वायर्ड रहता है. इसी तरीके से स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कैन बी यूज इन इंडक्शन फर्नेसेस टू, क्योंकि इंडक्शन फर्नेस का काम क्या होता है, इंडक्शन फर्नेस इज यूज टू मेल्ट मेटल्स, मेटल्स को मेल्ट करने में यूज करते हैं. हीट चाहिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए तो बहुत ज़्यादा करंट चाहिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग. अब बहुत ज़्यादा करंट कहाँ से आएगा, वोल्टेज कम कर दीजिए. इतना एक्टिव डिवाइसेस भारी भरकम को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत बार हमारा काम पैसिव डिवाइसेस से ही चल जाता है. सो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स कैन बी यूज्ड इन इंडक्शन फर्नेसेस टू. एंड मैं कहूँ कि in addition to this, step up transformer can be used for production of X-rays. And if I talk about another uses like power stations, you can write कि power stations when they give supply to domestic and commercial purposes, तो वहाँ पर जो पावर हाउस होता है वहाँ पर भी एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा होता है कि वोल्टेज को बढ़ा के अगर भेजना है तो, कम करके भेजना है तो. और उसके बाद जो टाउनशिप है, जहाँ पर टाउनशिप का पावर हाउस होता है, वहाँ पर भी जो है वो ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं. फिर गलियों में, घरों में, सर्किट्स के अंदर सब जगह ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं. सो ये था इंट्रोडक्टरी आइडिया कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया. इसके बाद हम अब अपने जो मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बेसिक टॉपिक्स हैं वहाँ पर जाएंगे. हम लोग वोल्टेज सोर्सेज, करंट सोर्सेज की बात करेंगे, सर्किट्स किस तरीके से इनके रिप्रेजेंट करने हैं और कैसे ये सोर्सेज हाउ दीज आर एम्प्लॉयड इन वेरियस सर्किट्स. तो सारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.